जिस्म बेचना भी अब एक रोजगार है। दोस्तों, अक्सर अखबारों में या टीवी चैनलों में आपने ये पढ़ा और देखा होगा कि इस जगह पर जिस्म फरोशी का धंधा करते हुए इतने लोग पकड़े गए। अब इन खबरों को सुनने के बाद आपके दिमाग में क्या आता है? यही ना कि जिस्म फरोशी का धंधा गैर कानूनी है। आप में से कई लोग यही सोचते होंगे, लेकिन आपको बता दें कि हाल ही में सुप्रीम कोर्ट ने इस धंधे को प्रोफेशन का दर्जा दे दिया है। जी हाँ, ये सुनने में आपको अटपटा जरूर लगेगा, लेकिन ये सच है कि सुप्रीम कोर्ट ने अपने एक आदेश में कहा कि गलत काम करने का धंधा भी एक प्रोफेशन है। इसीलिए अपनी मर्जी से इस पेशे को अपनाने वालों को एक सम्मान भरी जिंदगी जीने का भी हक है। तो दोस्तों, चलिए जानते हैं कि सुप्रीम कोर्ट ने आदेश आखिर क्यों दिया और इस आदेश की महत्वपूर्ण बातें क्या है। साथ ही इस वीडियो में हम ये भी जानेंगे कि इस धंधे को लेकर दुनिया के बाकी सारे देशों में क्या नियम है। दोस्तों, हाल ही में आई मीडिया रिपोर्ट्स की माने तो जहां पूरी दुनिया में करीब 42 मिलियन लोग इस धंधे को ही अपना रोजगार मानते हैं, वहीं भारत में करीब 8 लाख से अधिक लोग ऐसे हैं जो जिस्म बेचने के इस धंधे में शामिल हैं। इसी से इनकी रोजी रोटी चलती है। इस काम को समाज के लोग किस नजर से देखते हैं तो शायद हमें बताने की जरूरत नहीं होगी, लेकिन अब आप ये भी जान लें कि हाल ही में सुप्रीम कोर्ट ने इसे एक प्रोफेशन करार दिया है। इसलिए इन लोगों को भी समाज के साथ जीने का हक है। ये बातें सुप्रीम कोर्ट की ओर से कही गई हैं। सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले की सुनवाई में ये भी कहा कि पुलिस भी ऐसे लोगों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई। चलिए आगे बढ़ते हैं और जानते हैं कि आखिर भारत में इस धंधे को करना कब अपराध है और कब नहीं। तो देखिए, वेश्यावृत्ति उन्मूलन विधेयक 1956 के मुताबिक जिस्म का धंधा करने वाली महिलाएं निजी तौर पर यह काम कर सकती हैं। जी हाँ, जानकारों की माने तो भारत में जिस्म फरोशी सीधे तौर पर अपराध नहीं है, क्योंकि दो वयस्क लोग सहमति से संबंध बना सकते हैं। लेकिन कुछ चीजें हैं जो अपराध के दायरे में आती है, जैसे पब्लिक प्लेस में किसी को लुभाना, कई लोगों का एक साथ मिलकर यानी कि ग्रुप बनाकर जिस्म फरोशी का धंधा कराना, नाबालिग से ये गलत काम करवाना और सार्वजनिक जगह पर अश्लीलता अपराध के दायरे में आता है। वहीं इमोरल ट्रैफिक एक्ट 1986 के मुताबिक इस धंधे को करने वाली कोई भी महिला किसी को भी शारीरिक संबंध के लिए उकसा नहीं सकती। ये दंडात्मक अपराध है। साथ ही काम करने वाले लोग सार्वजनिक रूप से अपने फोन नंबर पब्लिश नहीं कर सकते। ऐसा करने पर भी 6 महीने की सजा और जुर्माना लग सकता है। इतना ही नहीं, पब्लिक प्लेस पर ऐसे काम करने पर भी 3 महीने की सजा और जुर्माना लग सकता है। उम्मीद है कि वीडियो में बताई गई अब तक की ये बातें आपको समझ में आ गई होंगी। आपको बता दें कि सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले को लेकर केंद्र और राज्य सरकारों के साथ साथ पुलिस के लिए भी कई दिशा निर्देश जारी किए हैं। दोस्तों, इस मामले को समझने के लिए सुप्रीम कोर्ट के कुछ बड़े गाइडेंस को समझना बेहद जरूरी है। चलिए इसे पॉइंट वाइज समझते हैं ताकि ये मैटर ज्यादा क्लियर रूप में समझ में आ सके आप सबको। नंबर 1, जिस्म फरोशी का धंधा करने वालों को अपनी सहमति से यौन संबंध बनाने के लिए गिरफ्तार, दंडित या छापेमारी के जरिए परेशान नहीं किया जाना चाहिए। नंबर 2, इस धंधे में शामिल लोगों के द्वारा यौन उत्पीड़न की शिकायतों पर पुलिस उनसे भेदभाव नहीं कर सकती। उन्हें एक आम नागरिक की तरह पूरी सहायता दी जानी चाहिए, जिनमें मेडिकल और कानूनी मदद शामिल है। नंबर 3, पुलिस से संबंधित किसी भी कार्रवाई जैसे कि अरेस्ट, रेड या रेस्क्यू ऑपरेशन के वक्त मीडिया को उनकी पहचान उजागर नहीं करनी चाहिए। नंबर 4, जिस्म का धंधा करने वाली महिलाओं के बच्चों को उसकी मां की देखभाल से वंचित नहीं किया जाना चाहिए। इसके लिए टेस्ट का सहारा लिया जाए और फिर अगर रिपोर्ट के अनुसार ही जो भी निकले उस पर ठोस कदम उठाने चाहिए। यानी अगर रिपोर्ट पॉजिटिव आती है तो इसका मतलब कि बच्चा उस महिला का ही है, भले ही वो गलत काम कर रही हो, लेकिन उसे उसके बच्चे से अलग नहीं किया जा सकता। और अगर रिपोर्ट नेगेटिव आती है तो पुलिस बच्चे या बच्ची की तस्करी के रूप में मामले की कार्रवाई कर सकती है। नंबर 5, इस धंधे से निकाले गए लोगों को कम से कम 2 से 3 सालों के लिए सुधार गृहों में भेजा जाना चाहिए। अब आप यहाँ ये भी समझ लीजिए कि सुप्रीम कोर्ट का जिस्म फरोशी पर दिया गया यह फैसला अंतरिम आदेश है, अंतिम आदेश नहीं। जी हाँ, कोर्ट के दिशा निर्देश तब तक लागू रहेंगे जब तक कि सरकार इस पर कानून नहीं बनाती। अब जानते हैं कि आखिर सुप्रीम कोर्ट ने जिस्म फरोशी के इस धंधे को लेकर इस तरह के आदेश दिए क्यों। तो आपको बता दें कि सुप्रीम कोर्ट ने आदेश साल 2010 के एक मामले की सुनवाई करते हुए दिया, जो मामला मानव तस्करी और इस तरह के गलत काम करने वाले लोगों के रिहैबिलिटेशन से जुड़ा था। दोस्तों, आमतौर पर भी ये देखा और सुना जाता है कि इस तरह के काम करने वालों के साथ पुलिस का रवैया वो आमतौर पर बहुत खराब होता है।
जबकि भारत दुनिया के उन टॉप 100 देशों में शामिल है, टॉप 100 देशों में शामिल है जहां जिस्म का धंधा करना गैर कानूनी नहीं है, कुछ नियमों के साथ बिल्कुल वैध है। जी हाँ दोस्तों, सही सुना। दुनिया में कई देश ऐसे हैं जो इस धंधे को गलत नहीं मानते और उसे कानूनी दर्जा प्राप्त है। तो फिर चलिए देर किस बात की, जानते हैं कौन कौन से हैं वो देश। तो आपको बता दें कि जर्मनी, फ्रांस, ब्रिटेन, तुर्की, ग्रीस, अमेरिका, इन जैसे कई देशों में यह धंधा करना जुर्म नहीं है। आपको जानकर हैरानी होगी कि जर्मनी में यह धंधा करने वालों को हेल्थ इंश्योरेंस की सुविधा दी जाती है। इस धंधे में शामिल लोगों को मुख्य धारा से भी जोड़ा गया है, तभी तो उन्हें टैक्स भी देना पड़ता है और जिसके बदले में उन्हें पेंशन जैसी सुविधाएं भी मिलती है। वहीं न्यूजीलैंड में यह काम साल 2003 से ही कानूनी है। यहाँ इस धंधे को करने के लिए लाइसेंस भी दिए जाते हैं। वहीं बात तुर्की की हो तो यहाँ पर भी जिस्म फरोशी का धंधा कानूनी पेशा है। यहाँ पर इस काम को करने के लिए खुद को पंजीकृत कराना यानी खुद का रजिस्ट्रेशन कराना और आईडी कार्ड बनवाना जरूरी होता है। जहां इन देशों में काम पूरी तरह से कानूनी है, तो वहीं अमेरिका, फ्रांस, कनाडा जैसे देशों में कुछ सीमित तरीकों से धंधा करना वैध माना गया है। फ्रांस में धंधा करना कानूनी तो है, लेकिन सार्वजनिक रूप से इसे करने के लिए अभी भी अनुमति नहीं है। वहीं कनाडा में यह धंधा कड़े नियमों के साथ वैध है। दोस्तों, भारत की बात करें तो राष्ट्रीय एड्स कंट्रोल बोर्ड की रिपोर्ट के अनुसार मुंबई देश की सबसे बड़ी देह व्यापार करने वाली इंडस्ट्री है। यहाँ पर 2 लाख से ज्यादा महिलाएं इस धंधे में शामिल हैं। जी हाँ, कमाठीपुरा को एशिया का सबसे बड़ा रेड लाइट एरिया माना जाता है। सबसे खतरनाक बात तो यह है कि यहाँ 50% से अधिक महिलाएं HIV से ग्रसित हैं। मुंबई में जिस्म का धंधा करने वाली महिलाओं की संख्या हर साल 10% बढ़ रही है। वहीं भारत में देह व्यापार के मामले में कोलकाता दूसरे नंबर पर है। भारत में देह व्यापार नया नहीं है, इसका चलन यहाँ सदियों से आ रहा है। जी हाँ, इतिहास के पन्नों को पलटा जाए तो राजा महाराजाओं के काल से लेकर अंग्रेजों के शासन काल तक भारत में जिस्म फरोशी का यह काम अलग अलग तरीकों से होता आया है। 17वीं और 16वीं सदी में गोवा में पुर्तगाली कॉलोनियां हुआ करती थी और यहाँ जापानी दासियां हुआ करती थी। पुर्तगाली व्यापारी इन लड़कियों को जापान से पानी के जहाज में भारत लाते थे और उन्हें अपने अय्याशी के लिए इस्तेमाल किया करते थे। दोस्तों, इस वीडियो में दी गई जानकारी हमारी अपनी राय नहीं है, बल्कि ये सारी जानकारियां इंटरनेट से ली गई हैं। आपको हमारा ये वीडियो कैसा लगा नीचे कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताएं और इस वीडियो को जरूर शेयर करें फेसबुक और व्हाट्सएप पर, यूट्यूब पर, ताकि लोगों को पता चल सके कि इस किस्म के चीजें जो हो रही हैं हमारे देश में, उसमें अब सुप्रीम कोर्ट ने थोड़ी सहमति जरूर दी है, क्योंकि इन लोगों के साथ बेहद गलत व्यवहार हो रहा था। इन्हें समाज से पूरी तरीके से निष्कासित कर दिया जाता था, समाज में एक्सेप्टेंस नहीं मिलती थी और इनके साथ में मानवीय मूल्यों के आधार पर जो मूलभूत सुविधाएं भी होती वो भी इन्हें सही तरीके से नहीं मिल पा रही थी। इसके लिए सुप्रीम कोर्ट आगे आई और उसने फैसला लिया। अब देखते हैं कब तक ये फैसला मेंटेन रहता है और सरकारें आकर के नए कानून में इसे कोई तब्दीली नहीं करती, तब तक ये ऐसा ही चलता रहेगा। तो दोस्तों, कल फिर मिलते हैं एक और दिलचस्प वीडियो में। तब तक के लिए आप सबका इस वीडियो के अंत तक बने रहने के लिए दिल से धन्यवाद।